सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए रेड प्री साइंस की जो क्लासेज अपनी चल रही थी उसके अंदर यूनिट फर्स्ट या कह सकते हैं टॉपिक फर्स्ट सजीव एनर्जी अपना कंप्लीट हो गया था, जो कि अपन ने 2 क्लास में कंप्लीट किया था। आज अपन उस टॉपिक से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपका कितना स्कोर रहता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट और शेयर तो करना ही है भैया आपको, है ना भाई। चलो हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन। हालांकि देखो इसके अंदर क्या हुआ है कि जो आंसर है ना वो ऑप्शन के साथ आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से आपका जो स्कोर रहता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ जी, पहला क्वेश्चन। वे जीव जिनका शरीर कोशिका से बना होता है तथा जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं पाई जाती हैं क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन है, निर्जीव, सजीव, विषाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि जो श्वसन है, गति है, वृद्धि है, जनन, ये केवल किसका लक्षण होता है, किसकी विशेषताएं होती है? सजीवों की। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों का उदाहरण नहीं है? समस्त पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, रबर और पेन। तो आप लोग जानते हैं पादप है, जंतु है, सूक्ष्म जीव सजीव होते हैं, रबर और पेन निर्जीव होते हैं। आंसर आपको ऑप्शन के साथ ही दिखाई दे रहा है। आगे अपन इम्प्रूवमेंट करेंगे कि आंसर अलग से लिखेंगे ताकि आपको ना दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी आपका स्कोर कितना रहता है एक बार आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। क्वेश्चन नंबर 3, विषाणु यानी वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है यानी सबसे सही है? यह पूर्ण रूप से सजीव है, यह पूर्ण रूप से निर्जीव है, यह सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, यह केवल पादपों में पाया जाता है। तो आप लोग जानते हो सजीव और निर्जीव के बीच की जो कनेक्टिव जो लिंक होता है, संयोजक जो होता है, कौन होता है? वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विषाणु जब स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तो वे किस रूप में व्यवहार करते हैं? सजीवों के समान वृद्धि करते हैं, निर्जीव पड़े रहते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं या प्रकाश संश्लेषण करते हैं? कब? जब वे स्वतंत्र अवस्था में होता है। आप लोग जानते हो जब वे स्वतंत्र अवस्था में होंगे तो कैसे होते हैं? निर्जीव, नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो। जंतुओं के शरीर के संगठन का सही क्रम कौन सा है? मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास जब ली थी तो वहाँ पे क्रम बताया था पादपों का और जंतुओं का। आपको पता है कोशिका होती है, कोशिका से ऊतक बनते हैं, है ना, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनेंगे, फिर अंग तंत्र से शरीर बनेगा, जंतु शरीर। पादपों में अंग तंत्र नहीं होता है, सीधा अंग से पादप शरीर बनता है। हाँ जी, तो किसके बारे में है ये जंतुओं के बारे में है। ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में देखो, ये कोशिका से ऊतक से कोशिका से, तो ये तो आंसर आपका होगा ही नहीं, ऊतक पहले आएगा नहीं। चलो चेक कर लेते हैं, कोशिका के बाद भी अंग नहीं आएगा, ऊतक आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अभी देखो कोशिका के बाद में ऊतक सही है, ऊतक के बाद भी अंग, अंग के बाद में अंग तंत्र और अंग तंत्र के बाद भी जंतु शरीर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिस्टेक है? कोशिका के बाद भी दे दिए अंग तंत्र, नहीं भाई, कोशिका के बाद में ऊतक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पादपों के शरीर संगठन में जंतुओं की तुलना में क्या अनुपस्थित होता है? जो प्लांट्स होते हैं उनके शरीर के संगठन में, कि ये जो संगठन है ना, कि कोशिका से ऊतक बनेगा, ऊतक से अंग, इसमें क्या एब्सेंट होता है? तो आप लोग जानते हैं अंग तंत्र एब्सेंट होता है। ये जंतु में तो होता है लेकिन प्लांट्स में नहीं होता है, तो अंग तंत्र इज राइट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8, सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं संरचनात्मक क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होती है?
कोशिका होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। लेकिन जीवन का भौतिक आधार क्या है, बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। जीवन का भौतिक आधार होता है या भौतिक इकाई होती है प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य। और ऐसा किसने बोला था? अक्सले नामक वैज्ञानिक ने बोला था। और वैसे प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया किसने था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये सारी बातें मैंने आपको लेक्चर में बता रखी है। आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? भाई पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखो, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म मुख्य रूप से किन दो भागों से मिलकर बना होता है? आपको पता है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी भरा हुआ है, मतलब कोशिका द्रव्य केंद्रक, दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने। अगला क्वेश्चन, उपापचय क्रियाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो आपको पता है उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की होती है, उपचयी और अपचयी, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म होती है ना भाई। तो दो प्रकार की हो जाएगी, उपचयी और अपचयी। आगे देखो, वे उपापचय क्रियाएं जिनके द्वारा किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं? आपको पता है दो होती है, उपचयी अपचयी। तो उपचयी में क्या होता है? कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है, यानी वो निर्माणकारी होती है। और अपचयी में किसी पदार्थ का विघटन होता है, कोई पदार्थ टूटता है तो विघटनकारी होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? किसी पदार्थ का निर्माण है निर्माणकारी, तो उपचयी क्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण और प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? भाई प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है, प्रोटीन में मतलब प्रोटीन बन रहा है, तो कोई चीज बन रही है, तो कौन सा भी क्रिया का उदाहरण हो जाएगा? उपचयी का। ठीक है, यानी इसका ये एग्जाम्पल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, वे विध्वंसकारी उपापचय क्रियाएं, विध्वंसकारी का मतलब है अपघटनकारी, जिनके द्वारा किसी पदार्थ का विघटन होता है क्या कहलाती है? अपचयी क्रिया कहलाती है, आपको पता है। ठीक है, अगला देखो, कोई क्वेश्चन थोड़ा रह गया इधर को? नहीं, यहाँ पे देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सही रासायनिक समीकरण क्या है? तो आपको पता है CO2 और जल दोनों मिलेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस जल प्लस ऑक्सीजन, ये इसकी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। CO2 प्लस जल, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, पाचन की क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट किस सरल रूप में परिवर्तित होता है? कि जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो किस किस में टूटेगा? तो आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। मैंने बताया था आपको ना थ्योरी के अंदर। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन होने के बाद वह किस सरल रूप में बदल जाता है? यानी प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो किस में होगा? तो प्रोटीन किस में टूटता है? अमीनो अम्लों में टूटता है। ठीक है, वसा का पाचन होने पर वो किन सरल पदार्थों में? तो वसा किस किस में टूटता है? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में टूटता है। अगला क्वेश्चन देखो, श्वसन में भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा क्या बनता है और क्या मुक्त होती है? कि जब एग्जाम्पल ले अपन, जैसे ग्लूकोज है ना, C6H12O6 जब ये टूटेगा यानी ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो क्या क्या बनता है? CO2 बनता है प्लस जल बनता है प्लस ऊर्जा बनती है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर कौन सा है, क्या क्या बनेगा? CO2 जल और ऊर्जा, CO2 जल और ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन की क्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा को किस रूप में, ये जो ऊर्जा होती है किस रूप में इसको स्टोर करते हैं? तो ATP के रूप में करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, जिसे हम ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। पता है ना आपको, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं इसको अपन। आगे, कोशिका का ऊर्जाघर, पावर हाउस या बिजली घर, एनर्जी हाउस किसे कहा जाता है? जहाँ ATP स्टोर होता है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि जो ATP काम आ गई वो तो आ गई, जो नहीं आएगी, जो ऊर्जा काम नहीं आएगी उसको ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लेंगे। आगे देखो, नाइट्रोजन युक्त हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जब शरीर से आउट करेंगे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। पादपों में उत्सर्जन का एक सामान्य उदाहरण कौन सा है?
प्लांट में, तो आपको पता है गोंद, एग्जाम्पल लिखा है तो मैंने आपको प्लांट का, है ना, गोंद देख सकते हैं, ये स्टेम है और यहाँ से गोंद निकल रहा है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, सजीवों में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो काफ़ी सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन जो मेन मोटिव है वो क्या है? सजीव प्रजातियों का अस्तित्व बनाए रखना। ठीक है भाई। हालांकि आगे अपन बात करेंगे और भी क्या क्या मोटिव है। अगला क्वेश्चन, सभी सजीवों के जीवन चक्र का सही अनुक्रम क्या है? कि स्टार्टिंग में क्या होता है, फिर क्या होगा, एक सीक्वेंस आपको बताना है। तो आपको पता है सबसे पहले जन्म होगा, फिर उसमें ग्रोथ होगी, फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, है ना, अपनी नई जाति का, और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो कौन सा प्रोसेस सही है? जन्म के बाद वृद्धि, फिर प्रजनन, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। ओके भाई। पादपों में उद्दीपनों की प्रति अनुक्रिया का एक स्पष्ट उदाहरण कौन सा है? पत्तियों का हरा रंग होना, जड़ों का पानी सोखना, छुई मुई को स्पर्श करने पर मुरझाना, फलों का पकना। उद्दीपनों के प्रति, कि आपने कोई उद्दीपन दिया और उसमें उसके प्रति अनुक्रिया होगी, तो कौन सा है? छुई मुई को स्पर्श करने पर मुरझाना। जैसे आपने छुई मुई को टच किया, यानी उसमें उद्दीपन चला गया, स्पर्श। स्पर्श क्या है? उद्दीपन है। और फिर क्या करेगा? वो अनुक्रिया करेगा। ठीक है, मुरझा जाएगा, आपको पता है। जंतुओं और पादपों में वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? भाई प्लांट में भी वृद्धि होती है और जंतु में भी होती है, लेकिन जंतुओं की वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, कुछ बहुवर्षीय पादप होते हैं जिनमें वो लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो जंतुओं में निश्चित समय तक होगी, लेकिन पादपों में क्या होता है, जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। ऐसे कुछ बहुवर्षीय पादप होते हैं, बताया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि को नापने के लिए अत्यंत संवेदी यंत्र केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? आपको पता है जगदीश चंद्र बोस ने किया था। हाँ जी, ये ना, ये प्लांट की वृद्धि का उस समय का ये ग्राफ दे रखा है, कोई काम का नहीं है आपका। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखिए आप लोग। सूरजमुखी का सूर्य के प्रकाश की ओर झुकना किस गति का उदाहरण है? भाई आपको पता है दो प्रकार की गति होती है, अनुवर्तन गति, अनुकुंचन गति। अनुवर्तन गति में क्या होता है कि गति तो होगी, साथ में वृद्धि भी होती है। अनुकुंचन गति में केवल गति होती है, वृद्धि नहीं होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। दूसरी बात, अनुवर्तन गति दिशिक होती है ना, जिस दिशा से उद्दीपन आएगा उसी दिशा में गति करेगी। अनुकुंचन गति दिशाहीन होती है भाई। ठीक है, तो सूरजमुखी का सूर्य की ओर झुकना, तो वहाँ पर गति तो होगी लेकिन वृद्धि भी होगी, तो अनुवर्तन गति का उदाहरण हो गया। और किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण, तो प्रकाशानुवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई अनुवर्तन शब्द आ रहा है, अनुवर्तन गति तो है, लेकिन किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के कारण हो रहा है। ठीक है। प्रतान का किसी लकड़ी के चार ओर लिपटना क्या कहलाता है? प्रतान जानते हो ना, काफी सारे बेल होती है ना, वो ऐसी बेल होती है, इसके अंदर किसी को पकड़ के छड़ जाती है। ठीक है, तो किसी लकड़ी के चार ओर लिपटना क्या कहलाता है? तो पहली बात तो गति होगी तो वृद्धि भी होगी। प्रतान में गति करता है, वो बढ़ता भी जाता है, वृद्धि भी होती है, तो अनुवर्तन गति का उदाहरण है। दूसरी बात, वो उसको पकड़ेगा, स्पर्श करेगा, तो स्पर्शानुवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये एग्जाम्पल यहाँ पर भी दे दिए हैं और मैंने नोट्स में भी आपको बताया था। वे दिशाहीन गतियां जिनमें उद्दीपन की दिशा का गति की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अनुकुंचन गति होती है। किधर से भी उद्दीपन आए, है ना, उन्हें प्रतिक्रिया करनी है, तो अनुकुंचन गति आपका राइट आंसर हो जाएगा। छुई मुई की पत्तियों का स्पर्श के कारण सिकुड़ना किस प्रकार की गति है? स्पर्श करेंगे तो वो सिकुड़ेंगे, वृद्धि नहीं होगी, केवल गति होगी, तो अनुकुंचन गति है। किसके कारण? स्पर्श के कारण, तो स्पर्शानुकुंचन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। बस, साइकिल, कार आदि निर्जीव वस्तुएं गति करती है, लेकिन उन्हें सजीव क्यों नहीं माना जाता है? भाई जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये भी गति करते हैं और निर्जीव वस्तु भी गति करती है, लेकिन आपको पता है निर्जीव को ना कुछ निर्जीव वस्तुएं तभी गति करेगी जब कोई बाहरी कारक काम करेगा, मतलब जब बल लगाएंगे ना तो ही गति करेगा, तो वही इसका आंसर है। तो सजीव को मानते हैं, निर्जीव को नहीं मानते हैं। तो देखो, गमन का इसका मुख्य कारण है बाह्य बल पर निर्भर होना है। ठीक है, कारण क्या है, क्यों नहीं माना गया? क्योंकि
जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनको बाह्य बल की आवश्यकता होती है, सजीव को नहीं होती है। ये एनिमल है कोई, ये खुद ही चलेगा, इसकी मर्जी। लेकिन ये कोई कार है, जब हम धक्का लगाएंगे, बाह्य बल लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तभी ये गति करेगी। तो कुछ क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, आपने देख लिए होंगे। कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं एक बार आप लोग कमेंट करके अवश्य बताना। और आगे जो अपन धीरे धीरे, अब अगली यूनिट जो होगी है ना, जो सूक्ष्म जीव हैं, लाभकारी अलाभकारी, वो अपन लेंगे, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपन सोल्व करेंगे। और आगे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो ऑप्शन होगा उसका आंसर साथ में ना हो, अलग से आंसर उसका दिया गया हो। ठीक है भाई, तो कैसे लगा वीडियो आपको लाइक करके बताना, प्यारा सा कमेंट और वीडियो को शेयर अवश्य करना है। थैंक यू।